Media friends, ladies and gentlemen, you are all welcome to the first press conference of the new year 2024. In this press conference, we will discuss several issues. Mohtaram Engineer Salim Saab, Vice President of the Jamaat-e-Islami Hind, he will brief you about illiberal democracy in India. That is, without opposition's presence, everything was discussed in parliament. All the opposition MPs were suspended. उसके बाद जो है political use of राम मंदिर किस तरह से वो यूज हो रहा है, उसको दूसरा है कि सर्वेलेंस डेमोक्रेसी जो टेलीकॉम बिल है 2023 आया है कि सबके ऊपर वॉच रखा जाएगा वो है. एंड देन डेथ टॉल इन गजा वॉर अटैक बाय इसराइल जो है उसमें मोर देन 22,000 वहाँ पर किलिंग हो चुकी है. इन तमाम इश्यूज पे आपको ब्रीफ किया जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. तो अब इंजीनियर सलीम साहब आपको ब्रीफ करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मीडिया के सभी दोस्तों को जमात-ए-इस्लामी हिंद की इस मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. नए साल 2024 में हमारी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप सभी को हम नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं कि ये नया साल पूरी दुनिया के लिए, हमारे मुल्क के लिए अमन व अमान का, पीस का, शांति का, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का साल हो और हमारे देश में कम्युनल हार्मनी, आपसी भाईचारा और म्यूचुअल ट्रस्ट मजबूत हो और हमारे देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं वो और मजबूत हों, ऐसी हम उम्मीद करते हैं इस नए साल में. जैसा कि आपसे अभी बताया गया है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 4 टॉपिक्स को शामिल किया है और जिसमें एक तो हमारी जो डेमोक्रेसी इल्लिबरल होती जा रही है, हमारी पार्लियामेंट का रोल जिस तरह से कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे. साथ ही जो टेलीकॉम बिल लाया गया है और हमारी प्राइवेसी को जिस तरह से ख़तरा पैदा हो रहा है और जिस तरह सर्वेलेंस और निगरानी सिटीजन्स पे बढ़ रही है. गाज़ा में अभी तक जंग जारी है, अटैक्स जारी हैं और एक तरफ़ा हमले हो रहे हैं. 22,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सूरत हाल, स्थिति अभी तक काबू में नहीं है. एक और मसला जो पूरे देश में इस वक्त है वो 22 जनवरी को अयोध्या में जो मजहबी रिचुअल्स होने वाले हैं और मंदिर में जो तकरीब होने वाली है, उसके बारे में पूरे देश में चर्चा है. आप भी कुछ जानना चाहेंगे तो इसलिए हमने उसको भी शामिल किया है. हमारी डेमोक्रेसी जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से कमज़ोरी का शिकार होती जा रही है और एक इल्लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. पार्लियामेंट में आपने देखा पिछले विंटर सेशन में 146 लोगों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर उनको वहाँ से निकाला गया और उनकी गैर मौजूदगी में बहुत सारे कई बिल जो इम्पोर्टेंट बिल हैं वो जल्दबाजी में पास किए गए. तो इससे अंदाज़ा होता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं. एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है और अपोजिशन अगर मजबूत नहीं होता या अपोजिशन शामिल नहीं होता चीज़ों में तो हम एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. तो ये जो स्थिति है ये बहुत चिंताजनक है कि सरकार के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ को दबाया जाए, हर तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए और सरकार के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, कोई अलग राय है तो उस राय को ना आने दिया जाए. ये जो स्थिति पैदा हो रही है हमारे देश में, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है. स्पीच की फ्रीडम है और राइट टू डिसेंट है और
सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लोगों को अपनी नाराज़गी जताने, प्रदर्शन करने, विरोध करने, इसकी जो दायरा था, ये दायरा तंग होता जा रहा है। ये हम सब के लिए चिंता की बात है और जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि हम बिना इस आज़ादी के और बिना ऐसी मजबूत डेमोक्रेसी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी और एक इलिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें बहस और डिबेट ना होकर और अपने खिलाफ बातें ना सुनने का एक माहौल पैदा हो रहा है। टेलीकॉम बिल जो अभी लाया गया है और उसमें सरकार को बहुत ही ज़्यादा पावर्स मिल गए हैं कि वो लोगों के जो कम्युनिकेशन हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकती है और अगर सरकार के ख़िलाफ़ कोई बातें ऐसी हैं उसको नेशनल इंटरेस्ट का नाम देकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और जो टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स को भी रोका जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति हमारे लिए बहुत सिटीजन्स की प्राइवेसी के लिए, कि सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है कि उनके अब व्हाट्सएप्स और अलग अलग जो मैसेजिंग के सिस्टम्स है, साइन, सिग्नल्स, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो, डाटा स्ट्रीम, इन सब को ट्रांसमिट करते हुए हुकूमत, सरकार इन पर निगाह रखेगी और जिसको वो अपने ख़िलाफ़ समझती है उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो टेलीकॉम बिल जो है वो गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि वो किसी नेटवर्क को, अगर उसको लगता है कि ये नेटवर्क हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो उसको टेक ओवर करने या सस्पेंड करने और पब्लिक सेफ्टी की बात करके और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की पावर्स एक तरह से गवर्नमेंट को मिल गई है। और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही, डेमोक्रेसी में सरकार की जवाबदेही जो लोगों के सामने, या वो जवाबदेही का उस बिल में कोई तज़किरा नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये टेलीकॉम बिल जो नया लाया गया है, ये नागरिकों की प्राइवेसी को इंटरवीन करता है और हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी जो है, उसको एक तरह से लिमिट करता है। तो इस तरह के जो बिल हैं उनको हम समझते हैं कि ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है हमारा, उसको कमज़ोर करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि गाज़ा में अभी तक 22,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं फ़िलिस्तीन में, और बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शहीद हुई है। इत्तेफाक से इंसिडेंटली आज 6 जनवरी है और आज इंटरनेशनल लेवल पर वार ऑर्फन्स का दिन भी है। वार ऑर्फन्स, तो मैं अभी देख रहा था तो अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 15 करोड़ ऑर्फन्स हैं, और जिनमें बड़ी संख्या उन ऑर्फन्स की है जो वार की वजह से ऑर्फन हुए हैं। तो ये भी आज हम उसको याद करते हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें बच्चों की तादाद भी बहुत मारी गई, लेकिन ऑर्फन्स भी बड़ी संख्या में इस गाज़ा वार में हुए हैं, जिनके माँ बाप जो है वो मारे गए हैं। और मैं देख रहा था तो हमारा देश भारत जो है वो ऑर्फन्स की संख्या में दुनिया में सबसे ऊपर है। हम सबसे टॉप पर हैं कि ऑर्फन्स पूरी दुनिया में जितने पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्फन्स हमारे देश में पाए जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, यकीनन इसराइल बराबर हमले कर रहा है, इंसानी जानों का नुकसान बराबर हो रहा है। गाज़ा का 70% हिस्सा वो एक तरह से तबाह हो चुका है। बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद वहाँ शहीद हुई है। और इसमें सिर्फ इसराइल शामिल नहीं है, बल्कि
हम समझते हैं कि अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस पूरे नरसंहार में, हम इसको एक जिनोसाइड कहते हैं, और ये जिनोसाइड जो है एक तरह से जारी है। और हम दुनिया से और दुनिया के लोगों से, हम अपने देश की सरकार से भी अपील करते हैं कि वो इस में इंटरवीन करें और इस वार को रुकवाने और शांति स्थापित करने और फ़िलिस्तीन के लोगों को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश करें, और उनको न्याय मिलना चाहिए। और फ़िलिस्तीनियों का ये राइट है, ये अधिकार है, जिसको भारत सरकार शुरू से मानती आई है कि फ़िलिस्तीनियों का ये अधिकार है कि वो अपनी एक सॉवरेन गवर्नमेंट वहाँ पर उनकी कायम हो, और वहाँ पर पीस हो और जस्टिस हो, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो मुल्क जुल्म कर रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। आखिरी जो चीज़ है वो अयोध्या में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, और 22 जनवरी को वहाँ राम मंदिर जो बन रहा है, उस जगह पर जहाँ पहले कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, और 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में एक जुनूनी भीड़ ने उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को कोर्ट के फैसले के ज़रिए से ये बात मानते हुए भी कि 9 नवंबर के फैसले में ये बात कही गई साफ तौर पर कि वहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। दूसरा ये कि 22 और 23 दिसंबर की रात में जो मूर्तियाँ रखी गई थी मस्जिद में, वो एक कानूनी जुर्म था, और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी कानूनन जुर्म था। ये सब मानते हुए वो जगह जो है मंदिर के लिए दे दी गई। तो एक फ़ैसला कर दिया गया अदालत की तरफ से, और उस फैसले के मुताबिक वहाँ मंदिर बन रहा है। और हम ये समझते हैं और शुरू से कहते आए हैं कि ठीक है, कोर्ट का फ़ैसला है, मगर कोर्ट का वो फ़ैसला अन्यायपूर्ण है, कोर्ट का वो फ़ैसला न्याय के ख़िलाफ़ है। लेकिन जाहिर है, अदालतें फ़ैसला करती है तो उस फैसले पर अमल होता है, और अमल हो रहा है। अब हमें जिस चीज़ पर ज़्यादा चिंता है वो ये है कि वहाँ इस मंदिर निर्माण और उसके उद्घाटन को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है, और सरकार उसमें पूरी तरह शामिल नज़र आती है। हालांकि कहने को तो मंदिर जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से हो रहा है, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता ये है कि उसमें सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, सरकारी अमला उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नज़र आता है। तो ये हमारे एक सेक्युलर जो डेमोक्रेसी है उसके ख़िलाफ़ है। ठीक है, वहाँ एक ट्रस्ट को ज़मीन मिल गई कोर्ट के फैसले से, जिसको हम नाइंसाफ़ी कहते हैं, लेकिन एक ज़मीन मिल गई और ट्रस्ट मंदिर बना रहा है, उस पर हमें कुछ कहना नहीं है, सिर्फ यही कहना है कि वो ज़मीन जो है नाइंसाफ़ी के साथ दी गई। लेकिन उसमें सरकार जिस तरह शामिल हो रही है और सरकारी इवेंट जिस तरह उसको बनाया गया है, और उसको एक तरह से इलेक्शन कैंपेन का एक माध्यम बना लिया गया है, ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, बल्कि 2024 के इलेक्शन की कैंपेन रैली है वो। तो ये देश के लिए चिंताजनक है। हम धर्म गुरुओं और धार्मिक गुरुओं से भी ये बात कहते हैं कि इस घटना को इसको रिलीजियस ही रहना चाहिए था, इसमें सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और इसको राजनीतिकरण इसका नहीं किया जाना चाहिए। तो हम 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस इवेंट को न तो पॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए, इस इवेंट को न पैट्रोनाइज किया जाना चाहिए, सरकार इसको पैट्रोनाइज भी ना करे, इसके संरक्षक के तौर पर काम ना करे। Neither it should be politicized, nor it should be patronized, and nor society should not be polarized. तो हम समझ रहे हैं कि 3 चीज़ें हो रही हैं जो हमारे लिए आपत्तिजनक है कि इस धार्मिक जो उत्सव है और एक धार्मिक प्रायोजन है जो एक ट्रस्ट के माध्यम से धर्म गुरुओं के जरिए होना चाहिए था, अब वो एक तरह से पॉलिटिसाइज भी हो रहा है, और उसको सरकार पैट्रनाइज भी कर रही है, और
उसके माध्यम से सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस मौके पर हम मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है वो अपनी संवैधानिक जो दायित्व है उनके दायरे में रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, इस मौके पर हम ख़ास तौर से मुसलमानों से ये बात कहना चाहते हैं कि वो किसी बात से निराश और मायूस ना हो, और अगर उनको उकसाने की कोशिश की जाए तो वो उस जाल में ना फंसें, और ऐसी कोई चीज़ जो उकसाने वाली हो उसका कोई नोटिस न लें, और अपने आप को और संयम बरतें और मायूसी, और देश में एक भाईचारे का माहौल पैदा होना चाहिए, और देश में कम्युनल हार्मनी का माहौल पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, और इस देश को कैसे चलाना है वो सबसे ज़्यादा हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देश सभी धर्म के लोगों का देश है, और हमारे संविधान में सब धर्मों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने या किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करना जो है वो सरकारों का काम नहीं होना चाहिए। तो इस मौके पर हम यही बातें आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि देश में अमन और शांति और भाईचारा का माहौल हो, और इस 22 जनवरी के जो कार्यक्रम है इससे समाज में नफ़रत न पैदा हो, समाज को में पोलराइज करने की कोशिश न हो, इसका राजनीतिकरण न हो, और इसके माध्यम से समाज में एक विभाजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं, और आपके कुछ सवाल होंगे और ज़रूर उन सवालों का जवाब हमारे साथी यहाँ मोहम्मद अहमद साहब भी बैठे हैं, जो सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय इश्यूज़ के, नेशनल इश्यूज़ के सेक्रेटरी हैं, हमारे मीडिया के सेक्रेटरी खलीक अहमद साहब हैं। धन्यवाद। आपने इलिबरल डेमोक्रेसी की बात की है। जी जी। तो क्या जो कुछ भी कल हुआ है नॉर्थ 24 परगना में, क्या चीज़? नॉर्थ 24 परगना में ईडी की रेड के वक्त जो कुछ भी हुआ है, अटैक हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे, लिबरल या इलिबरल डेमोक्रेसी? और कांग्रेस ने प्रेसिडेंट रूल का डिमांड किया है। बिल्कुल, देखिए, जो चीज़ भी कानून के खिलाफ होती है उसको हम बिल्कुल गलत कहेंगे कि जो ईडी की टीम पर हमला किया गया वो गलत हुआ, मगर जो ईडी कर रही है उसको भी हम सही नहीं कह सकते कि ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है इस देश में, और जिस तरह से ईडी के डर से लोगों को चुप करने की कोशिश हो रही है, वो भी इस देश की जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन अगर हिंसा होती है, कहीं पर कोई करता है, कानून हाथ में लेता है, वो किसी पार्टी के लोग हों, हम उसकी निंदा करते हैं, वो ठीक नहीं। इंजीनियर साहब, अभी 2 लोग पकड़े गए क्योंकि अभी सनसेटी मुद्दा राम मंदिर अयोध्या का, तो योगी जी को और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, और जो ईमेल आया था वो जुबैर खान के नाम से, यानी कि मुसलमान के नाम से ईमेल आया था, और जो पकड़ा गया कोई अदर रिलीजन के लोग थे। तो आप क्या कहेंगे इस मामले में, क्योंकि सेंसिटिव मामला है और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? हमने यही कहा है कि माहौल ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग प्रोवोकेशन कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ घटना ऐसी कर सकते हैं, उसका नाम लगा सकते हैं। इन सब से चौकन्ना रहने की बात हमने सारे देशवासियों से कही है, और विशेषकर से मुसलमानों से कही है कि वो अपने आप को बहुत संयमित रखें और किसी भड़कावी चीज़ में ना आएँ, और कोई ऐसी भड़काऊ जो पोस्ट वगैरह आजकल सोशल मीडिया पर आ जाती है उसको फॉरवर्ड ना करें, और माहौल को ठीक बनाए रखने की कोशिश करें। लेकिन हमारा स्टैंड जो है वो हमने बताया कि वहाँ जो कुछ हो रहा है ठीक है, वो कुछ लोग कर रहे हैं, सरकार को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, और हम ये भी मानते हैं कि वो जो जगह दी गई है वो ठीक है, कोर्ट का फैसला है, लेकिन वो अन्यायपूर्ण फैसला है, ये बात हम कहते रहेंगे। नहीं, आप सरकार का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा की जो नींव खड़ी हुई है राम मंदिर के नाम पे ही खड़ी हुई, तो वो क्यों ना शामिल हो? वो तो उत्सव की तरह मनाई गई, तो इसमें आपका इतराज क्यों है? अगर भाजपा इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट पार्टियां दाखिल करती हैं और अपने आप को जिस तरह से पार्टियां रजिस्टर होती हैं, तो उस तरह से हम ये नहीं कहते कि कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, लेकिन सरकार शामिल हो जाए,
सरकार के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल जो पदों पर जो बैठे लोग हैं वो उसमें उस पद की वजह से वहाँ पर जाएं, तो इसको हम एक ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। ये ठीक है, एक इंडिविजुअल के मंदिर जाने पर या मस्जिद जाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूरा सिस्टम उसको एक सरकारी इवेंट जैसा बनाए और पूरे देश में अपील की जाए कि आप सब मिलकर ऐसा कीजिए और सब मिलकर वैसा कीजिए, तो ये ठीक नहीं है। तो सरकार को एक अपने दायरे में रहते हुए लोगों जो ट्रस्ट है वो उस ट्रस्ट के लोग करें, धार्मिक धर्म गुरु हैं जिनका ये काम है वो करें। इसको एक इलेक्शन कैंपेन बना लेना, हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसका सबूत है और आप भी इसको कहेंगे कि इसको एक इलेक्शन कैंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह से समाज में एक डिवीज़न भी पैदा और पोलराइजेशन पैदा हो रहा है। राम मंदिर के नाम पर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है देश में, तो आपके पास काउंटर नैरेटिव क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, आप राम मंदिर ट्रस्ट पर तो सवाल उठा रहे हैं, उस जमीन पे सवाल उठा रहे हैं, मगर जो मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी गई है उस पर आप लोग चुप है, खामोश है, क्या वजह है? नहीं, हम तो कह चुके हैं कि ये फैसला ही अन्यायपूर्ण है। हाँ, हम कोई मस्जिद के लिए ज़मीन देने पर खुश नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि कोर्ट ने जो लिखा है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, ऐसा कोई सबूत नहीं है। 6 दिसंबर को जो हुआ वो कानूनन अपराध था, उस पर अभी तक मुकदमे चल रहे हैं। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी थी। ये तीनों जुर्म मानते हुए और कोई सबूत न होते हुए अगर वो जगह दे दी गई है और आस्था की बुनियाद पर, तो हम ठीक है, कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल हो रहा है, उसमें कोई रुकावट भी नहीं डाल रहा है। हम तो पूरे देश की जनता से कह रहे हैं कि सरकार को सरकार का काम करना चाहिए, धर्म के लोगों को धर्म का काम करना चाहिए। सरकार इस पूरे इवेंट को पॉलिटिसाइज न करे, यही हमारा कंसर्न है। सरकार इस पूरी घटना को राजनीतिक तौर पर इसका दुरुपयोग करने की कोशिश ना करे और इसके लिए जनता चौकस रहे। मैं भारत एक्सप्रेस के लिए निसार खान। आपने राम मंदिर के इफ्तिताह को सियासी रंग दिए जाने पर सवाल उठाया, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार सदर हैं उन्होंने कहा है कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तमाम लोगों को, वजीर आजम के साथ अपोजिशन के लोगों को, सोनिया गांधी को, खड़गे को और तमाम लीडरान को मदऊ किया है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इसलिए हम सबको मदऊ कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद कह दिया है कि ये सियासत नहीं है। इसी से मुतालिक क्या अगर वो मुस्लिम तंजीमों या खास तौर पर जमात-ए इस्लामी को भी इसमें मदऊ करे, तो जमात-ए इस्लामी का ये जो इल्जाम है कि सियासी है, उसको गैर सियासी बनाने के लिए शामिल हो सकती है? नहीं, देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने जो इनविटेशन दिया है सिर्फ राम भक्तों को दिया है। ये बयान आया कि नहीं सुना आपने? बस, तो फिर इसके बाद आपका सवाल ही नहीं रहता। हम तो ईश्वर के अलावा किसी के आगे झुकते नहीं। अल्लाह की इबादत के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते हैं और इस देश में ऐसे बहुत से धर्म के लोग हैं। ठीक है, हमें किसी और की आस्था पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी आस्था तो साफ है। हम एक ईश्वर को मानते हैं और खुदा के आगे झुकते हैं। कोई दूसरा कुछ मानता है, माने, उस पर हमें एतराज़ नहीं है। एक आखिरी सवाल है क्योंकि जब मस्जिद का मामला मंदिर का है, तो सुनहरी मस्जिद का भी मामला आया है। एनडीएमसी ने एक नोटिफिकेशन इश्तिहार दिया था कि यहाँ पे इस एरिया में लोगों से राय मांगी गई थी कि अगर जाम लगता तो मस्जिद को यहाँ से हटाया जा सकता। जी, 25 तारीख को जैसे ही एनडीएमसी का नोटिस अखबार में आया था और जिसमें एनडीएमसी ने राय मांगी थी, तो उस पर पूरे मुल्क में लोगों ने राय दी अपनी। और अखबारों की में जो न्यूज़ पब्लिश हुई है उससे ये मालूम होता है कि 85,000 के करीब, 80 से 85,000 अखबारों ने कोट किया है। राय मिली है कि इसको, मस्जिद को मतलब किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक मस्जिद के बारे में राय मांगी गई है। जमात का कंसर्न ये है कि इस तरह के हिस्टोरिकल मोनूमेंट, जो कि इसका रिलीजियस हैसियत भी है और दिल्ली के 141
हिस्टोरिकल मोनूमेंट में भी वो शामिल है, जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में उसका शामिल किया गया है। क्या जहां ट्रैफिक के इशू को बताकर क्या इस तरह के मोनूमेंट के साथ कुछ इस तरह का फैसला लिया जा सकता है, ये अपने आप में सवाल है। 300 साल से ज़्यादा वो मस्जिद, अगर मस्जिद की हैसियत से दें रिलीजियस एंगल से, तो 300 साल से ज़्यादा मस्जिद की तारीख मिलती है हमें, वो उससे ज़्यादा पुरानी है। तो दोनों एंगल से ये बात नामुनासिब है। अगर ट्रैफिक, एक तो आप लोगों में सब ने वो जगह देखी होगी राउंड अबाउट, वहाँ पर ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होता। कभी कभार 2-5 मिनट के लिए कभी ऐसा होता है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन जितने भी स्टडीज़ पर हुई हैं, चाहे टाटा कंसल्टेंसी की हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा दिया हो जब ये विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा था कि हम कोई भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो सब जगह स्टडी में ये बात कही गई थी कि यहाँ पर ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। इससे ज़्यादा ट्रैफिक के इशू वाले, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं दिल्ली के दूसरे राउंड अबाउट्स पर इससे कई गुना ज़्यादा ट्रैफिक का इशू होता है। तो वो ये, एक तो वहाँ इशू नहीं है, बनाया गया है, और अगर इशू होता भी तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रास्ते निकाले जाते हैं कि क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है, या कोई दूसरा कोई रास्ता निकाला जा सकता है, एक वन वे किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। यही बात हमने अपने यहाँ कोर्ट के अंदर कही है, और अभी उस पर ये मालूम होगा आपको कि इमाम साहब ने पिटीशन दाखिल की है और जमात ने उसमें PIL लगाई है। तो वहाँ पर अभी 8 तारीख तक के लिए स्टे है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरी एक बात ये है कि ये 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी हैं, जिनका मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर भी शामिल है, और 6 मस्जिदें जिनका जो विस्टा प्रोजेक्ट में है उनका मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर भी ये मामला है। और सुनहरी बाग मस्जिद का एक अलग से भी केस चल रहा है, जिसमें 18 दिसंबर को एक फैसला आया था, जहाँ पर NDMC ने बाकायदा ये बयान दिया था कि हम जो है इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, आपको गलत अंदाज़ा है या अंदेशा गलत है आपका। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और उसके साथ फिर नोटिस भी आ रहा है। तो ये जमात इसको नामुनासिब समझती है। ये हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी है, और रिलीजियस पैलेसेस के साथ भी ये जो है नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। 2 सवाल है मेरा इसी से रिलेटेड। आपने एक तो कहा कि 8 तारीख को जो तारीख है जो अपील दायर की गई थी इमाम साहब के, मुतवल्ली साहब के, कोर्ट ने स्टे दिया है। आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है? कोर्ट का ऑर्डर में स्टे नहीं है। उन्होंने 8 तारीख दी है, और किस हैसियत से ये अपील दायर की गई है वो जानने की कोशिश की है। उसमें स्टे नहीं है कि आपको स्टे दिया जाता है, इसमें कुछ नहीं होगा, यही चीज है ऑर्डर में। पहली चीज, कल सलाम टीवी ने एक रियलिटी चेक किया, वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ट्रैफिक मूवमेंट, जिसकी वजह बताई गई, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ही नोटिस किया था NDMC को कि इसको यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होता है, दिक्कत होती है, इसलिए इसको हटाया जाए, इस पर गौर किया जाए। हमको वहां पर सिर्फ 2 बार जब VIP रूट लगता है तब वहां पर ट्रैफिक की स्थिति थोड़ा सा मिली है, उसके अलावा नहीं मिली है। आपका इस पर क्या कहना है? सही है जी, आपकी सलाम टीवी पर तो 2 बार मैं लाइव वहां पर मौजूद था। 1 घंटे तक हमने कैमरे पर बताया कि बताइए 1 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो कोई जाम लगे नहीं है। और कल भी जो रात का डिबेट था उसमें भी हम मौजूद थे, तो उसमें भी ये बात हमने कही कि, तो बाकी जो बात लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने अगली तारीख लगाई है, स्टे नहीं है, तो जब कोर्ट में मुकदमा होता है और अगली तारीख होती है तो ऑटोमेटिक उस तारीख के बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता। इंजीनियर साहब, एक सवाल है। 123 प्रॉपर्टी का जिक्र किया इनाम साहब ने, तो उनसे मेरा सवाल है कि 123 प्रॉपर्टी में मामू भांजा की कब्र जिसको डिमोलिश कर दिया गया, उस ताल्लुक से आप लोगों का क्या स्टैंड है? बहुत मशहूर कब्रें थी मामू भांजा की, वो भी 123 में शामिल थी। जी, असल में 123 के साथ भी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। सुनहरी बाग मस्जिद के सामने भी एक मज़ार भी था, वो भी 123 पे प्रोटेक्टेड था, उसको भी एक दिन रात के अंधेरे में तोड़ दिया। ये मामू भांजे की कब्र भी जो है वो 123 में थी, इसमें एक PIL भी चल रही थी ऑलरेडी, और इसके बाद भी 123 के हिसाब से भी अलग से भी ये मामला चल रहा था। तो ये बात अजीब हो रही है कि एक तरफ चीज़ें कोर्ट के अंदर हैं, मामला तारीख लगी हुई है, और एक तरफ इस तरह से ये बुलडोज़र वाली कार्रवाई हो रही है। ये दोनों चीज़ें नामुनासिब हैं। कोर्ट में अगर कोई मामला है तो हुकूमत को और इंतज़ामिया को इसका एहतराम करना चाहिए कि जब तक मामला पूरी तरीके से कोई फैसला ना हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट इस तरह का इक़दाम करना नामुनासिब है। इंजीनियर साहब, एक सवाल है, ये 22 जनवरी के हवाले से
एक तरफ वहाँ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान का काम होने वाला है 22 को, इसी के साथ साथ अदालतों में मथुरा काशी के हवाले से भी फैसले आ रहे हैं और उन फैसलों के पस मंज़र में बाद बीजेपी लीडरों ने मथुरा काशी की मस्जिदों को गिराने की भी बात कही है, जिसमें कर्नाटक के एक्स सीएम ने अभी हाल ही में बयान दिया है इसी तरह का। तो मुसलमानों में बाज़ तबके ये कह रहे हैं कि हम आइंदा कोई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अन्यायपूर्ण कहा है। और एक तबका ये कह रहा है अभी से कि नहीं, हम जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। एक बड़ी मजहबी जमात मशहूर है, उसके लीडर का भी हाल ही में बयान आया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ आगे आने वाले इन दोनों वाक़यात के ताल्लुक से क्या है? क्या वो वाक़या इंतज़ार करेगी जब कोर्ट का फैसला आएगा, जब अपनी राय देगी, या उसके बारे में मुसलमानों की कोई रहनुमाई करेगी? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि पार्लिमानी इलेक्शन को सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और आपकी तरफ से अभी तक किसी भी तरह का उसके हवाले से कोई बयानिया क्या है, क्या रहनुमाई है, क्या होना चाहिए? और उन्होंने जो सवाल किया था कि एक काउंटर बयानिया होना चाहिए, जो अभी तक किसी की तरफ से नहीं आ रहा है। तो क्या आप मार्च का इंतजार करेंगे जब चुनाव हो जाएगा कि हमें क्या करना है, या आप अभी से ही कुछ रहनुमाई करेंगे? देखिए, जो पहला सवाल है आपका, उसके बारे में तो हमारे बयान भी आ चुके हैं, और कि ये जो अदालतें 1991 का जो मजहबी मकामात की हिफाजत का जो एक्ट है, उसके ख़िलाफ़ एक तरह से हमारी अदालतें जा रही हैं और उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जब ये बात तय हो गई कि सिर्फ बाबरी मस्जिद, जो उस वक्त उसका फ़ैसला था कि इसके अलावा जितनी भी जो भी मजहबी रिलीजियस प्लेसेस हैं, और 15 अगस्त 1947 को उनकी जो भी पोजीशन थी उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब ये बात तय है कि चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर उनके सर्वे की जो पिटिशन्स आ रही हैं और जो चीज़ें आ रही हैं, उनको जो अदालतें इंटरटेन कर रही हैं, हम समझते हैं कि ये मुल्क में एक किस्म की बेइत्मीनानी पैदा करने की कोशिश है, और एक तरह से हालात को एक जो है वो इन अदालतों के इस रवैये की वजह से अदालतों पर से भी लोगों का जो भरोसा है वो कमज़ोर हो रहा है कि जब एक बात तयशुदा है तो सर्वे क्यों कराया जा रहा है, क्यों जानने की कोशिश हो रही है कि ये क्या था और क्या नहीं था। तो ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि अदालतों को चाहिए कि वो 1991 के कानून के मुताबिक ऐसी पिटिशन्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए जो उस दायरे में आती हों। रही बात इलेक्शन की, तो ये इलेक्शन का मसला सिर्फ जमात इस्लामी हिंद का मसला नहीं है, सिटीजन्स का मसला है, भारत के नागरिकों का मसला है, और हम भारत के नागरिकों के साथ मिलकर हमेशा से जो कोशिशें करते आए हैं वो बिल्कुल कर भी रहे हैं और करेंगे, और जब आपको बताने लायक कोई चीज़ आएगी तो वो भी बताएंगे।